Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the exothermic and endothermic phenomena or exothermic and endothermic reactions. तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट जो हम यूजुअली यूज करते हैं वो ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है जिसमें इसमें क्या होता है इन सच रिएक्शन देयर अकर नेट रिलीज ऑफ एनर्जी और हीट इसमें नेट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में या एक्सोथर्मिक फिनोमेना में। नेट रिलीज का मतलब क्या है? देखिए हमारे साथ एक सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है मगर रिलीज भी कर रहा है। तो जब हीट एब्जॉर्ब कम हो और हीट रिलीज ज्यादा हो तो इस तरह रिएक्शन को हम कहते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और अब एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है दे आर रिएक्शंस इन विच देयर अकर नेट रिलीज नेट एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी और हीट। यहाँ पर एनर्जी या हीट का नेट एब्जॉर्बेंस होता है। इसका मतलब है कि ये है कि एक सिस्टम है, वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है और रिलीज भी कर रहा है, लेकिन हीट एब्जॉर्बेंस जो है वो ज्यादा है। हीट एब्जॉर्बेंस जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो सच फेनामेना और सच रिएक्शन विल बी नोन एज एंडोथर्मिक, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक फेनामेना के लिए आपने कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो एक्सोथर्मिक फेनामेना होता है इसमें हीट जो है ये सिस्टम से सराउंडिंग को फ्लो करता है। मतलब ये सिस्टम से सराउंडिंग में आ रहा है। नीचे डायग्राम में देखिए सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रहा है, जबकि एंडोथर्मिक फेनामेना जो है इसमें सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जा रहा है, बाहर से हीट अंदर जा रहा है। आप समझ गए? दूसरा पॉइंट जो है वो यही है कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है एक्सोथर्मिक फेनामेना की वजह से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक फेनामेना होगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है। इसी तरह जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम एनर्जी को रिलीज करेगा, सिस्टम जो है वो हीट को रिलीज करेगा, तो इसीलिए सिस्टम की टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है इसमें सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो लो होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने साथ नोट करो। सपोज मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ में मैंने ऐसा किया कि एक रिएक्शन को शो किया। सपोज ये हमारे साथ एक रिएक्शन है, सॉरी देखिए ग्राफ को देखिए, ये हमारे साथ एक ग्राफ है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर एनर्जी है। अब ऐसा है ना कि हमारे साथ ये रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। तो अगर अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो, देखिए हारिस, हसन ये देखिए, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, ये देखिए ना, Yes, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है ना और yes, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है ना, तो सच yes, रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी लो होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी एनर्जी कम होती है और जो प्रोडक्ट होती है उसकी एनर्जी हाई होती है। देखिए ग्राफ को, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर
रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है दे विल बी लो, रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है वो कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है दैट विल बी हाई। ये अपने साथ नोट करो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने साथ नोट करो। इसी तरह सर ये एंडोथर्मिक है ना? हाँ ना, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक फिनोमिना में ऐसा होगा कि हमारे साथ जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो प्रोडक्ट होगी उसकी एनर्जी हाई होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है। इसी तरह एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि जो प्रोडक्ट में बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, वो बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो स्टेबल बन रहे हैं। ठीक है। और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं दे आर लेस स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो इसीलिए उसके अंदर जो बॉन्ड्स होंगे प्रोडक्ट में दे विल बी वीक। ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखो, ये जो एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है इसमें रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड होते हैं वो पहले से वीक होते हैं, वो पहले से क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो मतलब ये हो गया कि एक्सोथर्मिक फिनोमिना में जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए तो वो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो वो लो एनर्जी में जाना चाहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह जो हमारे साथ एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दे आर मोर स्टेबल देन द प्रोडक्ट, उसकी एनर्जी कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसके बॉन्ड्स जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, उसके बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। ये अपने साथ नोट करो। ठीक है। एक और पॉइंट जो कॉमन है, वो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, वो ये है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इसका जो इंथैल्पी हम लिखते हैं उसके साथ नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव डेल्टा एच, और ये जो एंडोथर्मिक फिनोमिना होता है उसको हम कहते हैं प्लस डेल्टा एच, प्लस डेल्टा एच। शाबाश, ये अपने साथ नोट करो, ये अपने साथ नोट करो। अब एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना क्या हो सकता है, ये जो रिस्पायरेशन हम कर रहे हैं या एसिड बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन हम अक्सर पढ़ते हैं, दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जब रिस्पायरेशन होता है तो हीट पैदा होता है, और वो हीट हमारी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि नहीं, हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होता है, और जिस चीज में रिएक्शन होता है वो बर्तन या वो प्लास्क या वो बीकर या टेस्ट ट्यूब जो है ना वो गर्म हो जाता है। ठीक है। अब एंडोथर्मिक का जो एग्जांपल हम लेते हैं वो ये है कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम पश्तो में कहते हैं मार्बल, ठीक है, या उर्दू में हम इसको मार्बल कहते हैं, अगर हम आप मार्बल को डिकम्पोज करना चाहते हैं, आप मार्बल को डिकम्पोज करना चाहते हैं तो आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दे विल एब्जॉर्ब द हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह अगर आप एमोनियम नाइट्रेट को हल करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हीट करना पड़ेगा। आप समझ गए, एमोनियम नाइट्रेट जो होते हैं वो पानी में आम टेम्परेचर पर डिजॉल्व नहीं होता है, करेंगे हीट। इसी तरह जब N2 और O2 एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे साथ NO बनता है। अब ये NO तब बनता है जब इसको हम हीट देते हैं। आप समझ गई, मैंने आपको बता दी, ये आपने याद रखना है, खासकर ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कैसे होगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कैसे होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट कैसे होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट कैसे होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट कैसे होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसे होंगे। दीज आर क्वाइट सिग्निफिकेंट पॉइंट फॉर एनएमडी के। अच्छा, अब हम
कैसे मालूम करेंगे कि ये रिएक्शन इक्वेशन से, केमिकल इक्वेशन से हम कैसे मालूम करेंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? मैंने आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। वो ये है कि जब रिएक्टेंट्स में बॉन्ड कम होते हैं, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट अगर कम हो, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट, तो सच रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, कैसे? ऊपर देखिए, कार्बन O2 के साथ रिएक्शन करता है, CO2 बनाता है, तो कार्बन में तो बॉन्ड है नहीं, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स है, तो मतलब रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 बॉन्ड्स हो गए। अब जब उससे CO2 बनता है तो CO2 में 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए? 4। तो रिएक्शन इक्वेशन से पता चलता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट आर लेस देन नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट, so that is why such reaction will be considered as exothermic। लेकिन अगर हम उसके बरअक्स बात करें कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो सच रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। कैसे? ऊपर देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स है, तो दोनों को मिला के टोटल बॉन्ड्स हो गए 5। ठीक है, और नीचे जो प्रोडक्ट बन गया है उसमें टोटल 3 रिएक्शन है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स वो हाई है द नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट की बॉन्ड से, तो सच रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन सारी। तो ऐसे रिएक्शन कैसे होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब क्यों होगी? देखिए, बॉन्ड बनना जो है ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, तो अगर बॉन्ड रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड में कम है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक होना जो है ये कौन सी अलामत है? ये एंडोथर्मिक फिनोमेना है। और अगर आप इसको उल्टा करते हैं, ठीक है, कि अगर नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड पे क्या है? ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा बॉन्ड्स बन चुके हैं, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो चुकी है, तो सच रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक।